हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द प्रोसेस वी फॉलो इन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है या अकाउंटिंग साइंस है? ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा तो नीचे प्लेलिस्ट में क्लास 11th अकाउंटेंसी की नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारे वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस में हम अरेंज करते हुए जाएंगे ताकि आपकी अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आप नीचे प्लेलिस्ट में से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, उस नोट्स को जरूर बनाइएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। करें स्टार्ट? हो तैयार? तो निकालिए अपने पेन और रजिस्टर ताकि सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चले। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों बनाई जाती है? अकाउंटिंग को बनाने के पीछे हमारे क्या पर्पस है, वो चीजें हम पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ह्यूमन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन देयर माइंड। वो अपने माइंड में सारे ट्रांजेक्शन्स, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको याद नहीं कर सकता। तो पहला इंपॉर्टेंट पर्पस ही ये होता है टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जितने भी पूरे साल में आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्लियर? सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस, पूरे साल में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सफर किया, उसको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के पास कितने असेट्स है, बिजनेस के पास कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस में ऑनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है, इस चीज के बारे में जानकारी फाइंड आउट करना, उस वो भी हमारा अकाउंटिंग का ही मेन ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है? टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बिजनेस में जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसके पीछे क्या अलग अलग रीजंस है, किन कारणों से आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे जो आपके प्रॉफिट या लॉस के कारण बने, उनके बारे में जानकारी लेना, वो भी बिजनेस अकाउंटिंग का ही मेन ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो, आपको पता है कि वी मेंटेन द प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब इस साल के प्रॉफिट को, इस साल के प्रोग्रेस को, बिजनेस की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि हमने पिछले साल के मुकाबले कितनी सेल इंक्रीज करी, कितना प्रॉफिट इंक्रीज किया, हमने कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया, इन सब की कंपैरिजन करना भी तो अकाउंटिंग का ही मेन ऑब्जेक्ट है। अगर अकाउंटिंग के सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड।
देखो, अगर आप अकाउंटिंग को में सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हो तो इससे आपके एरर्स के चांस और फ्रॉड के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, ताकि आपका कोई भी एम्प्लॉय, आप क्यों सिस्टमेटिक वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, ताकि आपका कोई भी एम्प्लॉय ना तो एरर कर सके और ना ही फ्रॉड कर सके। उन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक स्टेप बताया था, कम्युनिकेशन बताया था ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या बताया था, टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स वेरियस यूजर्स। आपके जो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है उनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे जो आपको दिमाग में लर्न करने अपने, क्यों ये आपके लिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आप अकाउंटिंग कर रहे हो यार, आप सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको क्लासिफाई भी कर रहे हो, समरी भी बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो, उसके पीछे क्या पर्पस है आपका, वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट पढ़े, पहला, टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। थर्ड, टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ, टू नो द एग्जैक्ट रीजन behind the profit or loss of the business. Fifth, to compare the performance of business with the performance of the previous years. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ताकि आप एरर्स और फ्रॉड्स के चांस को मिनिमाइज कर सको और अगर हो भी जाए तो उनको पकड़ सको। एंड नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। क्लियर है, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, जो जो आपका ऑब्जेक्ट थे वही तो आपके एडवांटेज है, सारे एडवांटेज उसी तरीके से है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कि अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को असिस्टेंट के तौर पे काम करती है, यानी अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग प्लानिंग एंड इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने आपको बताया ना कि देयर आर सो मेनी डिसीजंस वी हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, हाउ वी इंक्रीज द सेल, हाउ वी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर सो मेनी डिसीजंस विच वी हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज अकाउंट्स का यही है कि इट वर्क्स एज एन असिस्टेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करता है। सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस है, उनका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये तो हम पहले ही से कर रहे हैं कि एवरी बिजनेसमैन wants to know about the profit or loss of the business। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस की जानकारी लेना चाहता है, और ये जानकारी उसे कहां से मिलती है, अकाउंटिंग से, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से उसको ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, it provide the information regarding the financial position of the business। बिजनेस के पास कितने असेट्स है, बिजनेस के पास कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस में ऑनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, उस सब चीजों की जानकारी हमें अकाउंटिंग से प्रोवाइड होती है। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट अनेबल्स
द फर्म टू कंपेयर स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी दो तरीके से होती है, ध्यान से सुनिएगा। कंपैरेटिव स्टडीज दो तरीके से होती है। एक तो होती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन, देखो इंट्रा फर्म किसे कहते हैं? टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर बिजनेस। इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, उसे तो हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और दूसरा क्या होता है? टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद द परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अदर बिजनेस। किसी दूसरे बिजनेस से, जो आपका सेम नेचर का बिजनेस है, उससे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, उसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो अकाउंटिंग प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हेल्प्स द फर्म टू कंपेयर द इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है ना? अगर आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा तभी तो आप अपने अकाउंटिंग में कंपैरिजन कर पाओगे, आप चेक कर पाओगे आपने अपने प्रॉफिट को कितना इंक्रीज किया है, सेल्स को कितना इंक्रीज किया है। देखो ये अकाउंट्स में बहुत, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आपको बिजनेस के बारे में अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं तो आपको अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अ प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, a proper systematic record of the financial transactions helps us to settle various tax liabilities just वो like as GST। देखो जीएसटी और भी अदर टैक्सेस जो होते हैं बिजनेस के, उनको सेटल करने के लिए हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की जरूरत होती है। और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैन बी प्रोड्यूस एज अ गुड एविडेंस इन द लीगल मैटर्स। अगर कभी भी आपको कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो उसमें आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है एक एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। इन केस if businessman wants to know, वो if businessman wants to sell their business, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, a proper accounting record helps to determine the purchase consideration of the business। बिजनेस के पास जो असेट्स है, उनकी लाइबिलिटीज है, उनकी कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में क्या परचेज कंसिडरेशन होगा इन केस ऑफ सेल, ये आपके अकाउंटिंग हेल्प करता है। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो अगर आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो इससे एरर्स और फ्रॉड्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो एरर्स और फ्रॉड्स के चांस को मिनिमाइज करना, ना के बराबर करना, ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग के ये कुछ एडवांटेज थे। क्या क्या थे? दोबारा से पढ़ते हैं। पहला, इट इज असिस्ट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। It provide information regarding financial position of the business, enables comparative study। इसके अलावा helpful in assessment of tax liabilities, evidence in legal matter, facilitates sale of business and helpful in prevention and detection of errors and frauds।
क्लियर है ये सारे स्टेप्स, कंफर्म? चलिए आगे का टॉपिक, आपने अब तक क्या क्या पढ़ा? एडवा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा? एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है ना यार? देखो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करा करो। देखो कमेंट करने से हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स है, हम उस प्रॉब्लम्स को मतलब आपके सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कमेंट करें, अगर किसी को कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकता है, और अच्छा लगे तो यार जरूर लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो ना। क्लियर? चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन, देखो मैंने क्लास 1 और क्लास 2, आज सेकंड लेक्चर है, अकाउंट्स की तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं कि अकाउंट से ये होता है, पर हर सिक्के के दो पहलू है। जहां बहुत सारे फायदे होते हैं वहां अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ कमियां भी होती है। उन क्या क्या कमियां हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं। पहली प्रॉब्लम्स आती है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। वर्ड क्या यूज किया मैंने? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सर ये क्या बोल दिया आपने? आप अभी कह रहे थे अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस। मैं आज भी कह रहा हूं कि अकाउंट्स इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस विच इज स्पॉटेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। मतलब उसमें हम कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कब हमने सेल करी है तो सेल का बिल होना चाहिए, परचेज करी है तो परचेज का बिल होना चाहिए। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। बट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स और लॉस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी हैव टू मेक सम एस्टिमेट्स। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालते समय बहुत सारे एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो बहुत सारी चीजें है ना, आप जब धीरे धीरे अकाउंट्स को पढ़ोगे तो आपको क्लियर होती जाएगी। आज तो हम आपको सिर्फ उसके बारे में हल्की सी जानकारी दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज में आओगे, चैप्टर्स आप करोगे आगे कंटिन्यू, तो ये धीरे धीरे डाउट्स भी आपके अपने आप खत्म होते हुए जाएंगे। मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते समय हमें कई बार कुछ एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। एस्टिमेट्स कैसे? सच एज टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन of the fixed assets, we have to make the estimate, we have to estimate the useful life of the assets. For example, अगर आपने एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपीज की, आपने एक मशीन परचेज करी 10 लाख रुपीज की, अब ये जब आपने 10 लाख रुपीज के, अब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो, तो इस मशीन की जो कॉस्ट है उसको इसकी लाइफ में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो आप आगे समझोगे। मान के चलो हमने आइडिया लगाया कि ये मशीन 10 साल चलेगी, ये मशीन इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो एवरी ईयर जो कॉस्ट है, एवरी ईयर कॉस्ट ऑफ मशीन, एवरी ईयर कॉस्ट ऑफ मशीन जो है डेट विल बी इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, 10 लाख की मशीन है, 10 साल उसकी लाइफ एस्टिमेट करी है, और हर साल की कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख रुपीज। बट क्या ये 10 साल मशीन एग्जैक्ट 10 साल चलेगी? इसकी लाइफ कम भी हो सकती है, इसकी लाइफ ज्यादा भी हो सकती है। हमने यहां पर एस्टिमेट लगाया है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। जब हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव टू मेक सम एस्टिमेट्स रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का भी एक हल्का सा हिंट देता हूं। आप हर साल क्रेडिट सेल करते हो और एक आप देखते हो कि मान के चलो जो भी आपकी क्रेडिट सेल हुई है उसका 5% अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाते, डेटर्स आपको पे नहीं करते 5% अमाउंट। क्या इसके बेस पे आपने प्रोविजन क्रिएट करा
लॉस का पहले ही प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है 5%। पर हर साल क्या जरूरी है डेटर्स 5% डेटर्स ही अमाउंट पे ना करे, कभी कभी सारे डेटर्स अमाउंट पे कर देते हैं, कभी भी कई बार ये 5% से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स। अब ये ध्यान से समझना, इट डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स। जो भी बिजनेस में असेट्स प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड करी जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जितना अमाउंट उसको आपने उसको खरीदने में लगाया उसके अकॉर्डिंग उस असेट्स को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत 10 सॉरी आपने एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ठीक है। आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड 10 लाख रुपीज। अब बिजनेस में आपके जो ये बिल्डिंग है हमेशा 10 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग शो होगी, या आगे आप चल के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आता है। बट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस असेट्स मे बी चेंज, हो सकता है इस बिल्डिंग की कीमत मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई हो या कम हो गई हो। तो इसलिए हमने कहा कि अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स, ठीक है। अकाउंटिंग आपको ये नहीं बताता कि असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर के हो। ये क्वालिटी एलिमेंट्स जैसे आपका वो क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इस सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये अकाउंट्स की सबसे बड़ी कमी है, ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी है। विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं पहले तो ये समझो। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है द मैनिपुलेशन इन द अकाउंटिंग प्रोसेस टू शो बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस एज कंपैरिजन टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, आप अपने एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, अपने सेल ज्यादा शो कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके बिजनेस की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। तो क्या होगा, इट मे मिसलीड टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग यूजर्स को इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड होगी। तो ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी है कि अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करके आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा शो करना जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से है। तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। दोबारा ध्यान से सुनिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, टू मैनिपुलेट द अकाउंटिंग प्रोसेस टू शो बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस एज कंपैरिजन टू एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्लियर। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब ये क्या है सर, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो बिजनेस में हो चुके हैं, जो बिजनेस में हो चुके हैं ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। तो अब इसके बेस पे हम क्या फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मान के चलिए इस साल मुझे सेल हुई 10 लाख रुपीज की, क्या इसके बेस पे मैं नेक्स्ट ईयर की सेल को फोरकास्ट कर सकता हूं कि अकाउंट्स की फोरकास्टिंग मतलब पिछले साल मेरी सेल 10 लाख हुई तो इस साल मेरी सेल 12 लाख होगी, क्या मैं ऐसी फोरकास्टिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इट इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिकॉर्ड ओनली पास्ट रिकॉर्ड्स,
अकाउंटिंग कौन से रिकॉर्ड करता है? जो पास्ट में हो चुके हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुके हैं, अकाउंट सिर्फ उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इट इज इन लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की हमने 5 लिमिटेशन पढ़ी है। पहली लिमिटेशन हमने क्या पढ़ी? इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा, इट डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स। थर्ड, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। फोर्थ, it may lead to window dressing, and fifth, it is unsuitable for the forecasting। क्लियर? तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? आपने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फिर आपने पढ़ा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, और अब आपने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? ये कंफर्म है? नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब 3 वर्ड्स आते हैं आपके पास, देखिए 3 वर्ड, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनियम लगते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, बट अकाउंटिंग में इनका मीनिंग, इनका प्रोसेस अलग अलग है। एक एक करके इन वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से भी पहले एक बार डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होते हैं वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासिफिकेशन इन लेजर, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। ये पढ़ा था। अब बुक कीपिंग किसे कहते हैं? देखो बुक कीपिंग अगर आप ध्यान से समझो, बुक कीपिंग को अगर आप ध्यान से समझो तो बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग। इट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज है। अकाउंटिंग की जो सबसे पहली स्टेज होती है डेट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब वो पहली स्टेज क्या है? इट इंक्लूड, ये जो आपके पहले 4 स्टेप्स है, तो ये आपके पहले 4 स्टेप्स है। कौन कौन से 4 स्टेप्स? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। इट इज नॉन एज बुक कीपिंग। समझते हैं? बुक कीपिंग इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, measuring them in terms of money, recording and classification. This is called bookkeeping। ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से समझो कि बुककीपिंग कहते किसे है। बुककीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो इनिशियल फेज है, इनिशियल स्टेप्स जो है वो आपका बुककीपिंग कहलाता है। बुककीपिंग में 4 स्टेप्स आपके अकाउंटिंग के इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल एंड क्लासिफाइंग देम। दीज स्टेप्स आर नॉन एज द बुककीपिंग। अब बुककीपिंग की देखो, अगर आप ध्यान से समझो बुककीपिंग को, हमने बुककीपिंग समझ लिया कि बुककीपिंग होता क्या? अकाउंटिंग के पहले 4 प्रोसेस, यानी अकाउंटिंग की जो प्राइमरी स्टेज है उसे हम बुककीपिंग कहते हैं। ठीक है, अब बुककीपिंग हमेशा मैकेनिकल इन नेचर होती है। मैकेनिकल इन नेचर मींस इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किलनेस। इसमें स्पेशल स्किलनेस, स्पेशल नॉलेज की बहुत जरूरत नहीं होती। जूनियर स्टाफ कैन परफॉर्म दिस वर्क। जूनियर स्टाफ इसका काम करता है। अब बुककीपिंग का पर्पस क्या है? बुककीपिंग का पर्पस है आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो, मनी के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करते हैं और उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ये बुककीपिंग का इनिशियल फेज है। ठीक है, बुककीपिंग का पर्पस है। समझ में आया? बुककीपिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग के पहले स्टेजेस को, जहां से आपकी अकाउंटिंग मतलब स्टार्ट होती है, उसे हम बुककीपिंग कहते हैं। Bookkeeping is concerned with identifying financial transaction, measuring them in terms of money, recorded them in books of accounts and classifying them. It is the primary
स्टेज एंड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम बुक कीपिंग के बेस पे ही किया जाता है। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किलनेस। कोई भी स्पेशल स्किलनेस की जरूरत नहीं है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग। देखो, अब हमने पहले 4 स्टेप्स तो पढ़ लिए कि पहले 4 स्टेप्स है सर बुक कीपिंग। जो बाद के स्टेप्स है समराइजिंग और एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड with summarizing the recorded transactions, interpreting them and communicating the result। ठीक है, ये बाद के 3, पहले 4 स्टेप्स बुक कीपिंग में चले गए, बाद के 3 स्टेप्स आपके जो है वो अकाउंटिंग। इसलिए हमने कहा कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है। अब अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किलनेस एंड एबिलिटीज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। देखो, समराइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसको एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किलनेस, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ट्रेनिंग्स। तो यहाँ पे जो ये काम करता है, जो अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ्स। अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ्स करता है, विच हैव स्पेशल नॉलेज। इट इज एनालिटिकल इन नेचर। देखो, बुक कीपिंग है मैकेनिकल इन नेचर, अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल इन नेचर। यानी बुक कीपिंग तो है सिर्फ मेहनत करने का काम, अकाउंटिंग है दिमाग लगाने का काम। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। तो वी कैन से बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी स्टेज होती है। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड आता है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी इज अ वाइडर कंसेप्ट। अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है विच इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। it provides the principles, it is a systematic body of knowledge। accountancy क्या है? systematic body of knowledge under which an accountant perform the accounting work। accountancy एक सिस्टमेटिक बॉडी है, नॉलेज मतलब एक नॉलेज है जिसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट है वो अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। तो अकाउंटेंसी क्या प्रोवाइड करती है आपको? अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स द सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द अकाउंटिंग। क्लियर? तो अगर हम ध्यान से समझे, इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड while recording, classifying and summarizing of business transaction। It is much wider concept and it include both bookkeeping as well as accounting। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले इनिशियल फेज क्या होगी आपकी? बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग इंक्लूड किस में हुई? अकाउंटिंग में। और ये दोनों स्टेप्स जो इंक्लूड हो गए, ये किस में इंक्लूड हो जाएंगे? दीज आर इंक्लूडेड इन द अकाउंटेंसी। ठीक है ना? तो अकाउंटेंसी इंक्लूड बोथ बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। क्लियर, समझ में आ गया? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है। फिर हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। फिर हमने 3 वर्ड्स एक्सप्रेस करे अपने, कौन कौन से 3 वर्ड्स? बुक कीपिंग, ठीक है ना, दूसरा वर्ड हमने एक्सप्लेन किया अकाउंटिंग, और तीसरा वर्ड हमने एक्सप्लेन किया अकाउंटेंसी।
क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। अब आपका काम फिर वही, पिछली क्लास और इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने नोट्स को जरूर कंप्लीट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्लियर? वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।